हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आवेशित चालक की सतह पर बल का मान ज्ञात करेंगे आज की क्लास के अंदर। इस क्लास के बाद में एक और क्लास होगी, बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो कोई हमारे पास एक आवेशित चालक दे रखा है। जब भी अपन किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, और वो जो आवेश दिया जाता है वो समान प्रकृति का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। उस समान प्रकृति के आवेश के कारण सभी आवेश एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं, और उसी बल की वजह से एक मान लीजिए कोई गोलीय चालक है, उस गोलीय चालक के परपेंडिकुलर लंबवत एक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उस बल का मान ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई छोटे छोटे खूब सारे आवेशित अल्पांश हैं, तो उन अल्पांशों पे जो लगने वाला बल का मान होता है वो सभी पे जितना भी लगता है सब पे लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी होती है, वो निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए किस प्रकार से बल परपेंडिकुलर लगता है, लंबवत लगता है, उसके बारे में बात करते हैं पहले अपन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस प्रकार से गोलीय चालक था, उसके कुछ एक पार्ट को ले लेता हूं, या पूरे को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक आवेश रखा हुआ है। इस आवेश पे यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है वो बल लगाएगा। वो बल कैसे लगाएगा? ये जो बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी इसके अनुदिश लगाएगा ऐसे, और यहाँ जो आवेश रखा हुआ है वो अपनी इसके बीच की दूरी के अनुदिश ऐसे। ठीक है, ओके। ये दोनों बलों की जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी बल आएगा, वो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। मतलब इस आवेश पे लगने वाला बल का मान इन दोनों आवेशों के कारण जो परिणामी बल होगा वो इस सतह के लंबवत आए। इसी प्रकार से अन्य जो आवेश होंगे वो भी बल लगाएंगे, वो भी इसी प्रकार से लगाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये आवेश है, ये वाला बीच की दूरी ये, और ये बल, और इसकी वजह से यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा आवेश है, उसकी वजह से ये, तो इन दोनों का परिणामी भी कहीं ना कहीं यही आएगा। और कहीं पे भी ये जो आवेश है इस पे भी बल लगेगा, इन सभी की वजह से जो बच गया। तो यहाँ पे कोई आवेश है वो इस पे लगाएगा ऐसे, ये वाला इस पे लगाएगा, ये वाला लगाएगा इस पे, ये वाला इस पे लगाएगा, ये वाला इस पे लगाएगा, और इधर होंगे वो भी लगाएंगे ऐसे, इधर होंगे वो भी लगाएंगे। तो इन सभी का जो परिणामी मान आएगा वो ये वाले तो प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो परिणामी बल है वो सतह के लंबवत प्राप्त हो रहा है, सतह के लंबवत प्राप्त हो रहा है। तो पक्का याद रखिए, जब भी अपन किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने पर वो आवेश एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और उसकी वजह से उस जो आवेशित सतह है उसके लंबवत एक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किस वजह से होता है? वहां पे प्रतिकर्षण बल की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। मान लेते हैं कोई हमारे पास एक चालक गोला है, कोई भी एक हम चालक गोला ले लेते हैं जो आवेशित है। ये लीजिए, ये मैंने एक चालक गोला ले लिया। इस पे मान लीजिए प्लस आवेश उपस्थित है, इस प्रकार से प्लस आवेश उपस्थित है। क्या करता हूं, यहां पे मैं कोई दो बिंदु लेता हूं। एक बिंदु तो ले लेता हूं बाहर की ओर, एक अंदर की ओर ले लेता हूं। बाहर जो बिंदु स्थित है वो इस चालक गोले के काफी पास में ही है, मतलब सतह पे ही है, यहीं पे स्थित है। ये लीजिए यहीं स्थित है, लेकिन थोड़ा सा दूर दिखा देते हैं ताकि दिखने में इजी रहे। ये लीजिए यहां पे एक P बिंदु है और एक अंदर की ओर Q बिंदु है। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा और Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? आप जानते हैं अच्छी तरह से, Q बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो तो 0 बनेगा, क्योंकि वो अंदर की साइड में है। बाहर वाले पे कितना बनेगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जो चालक गोला होता है उसकी वजह से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र कितना बनता है? E = KQ अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल लिखो, यदि आप पास की बात कर रहे हैं तो कैपिटल R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सतह की बात कर रहे हैं, और ये बिंदु काफी अति निकट स्थित है, तो आप उसको सतह पे मान सकते हैं। तो E = K का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 होता है, Q अपॉन R स्क्वायर। तो E = कितना हो जाएगा? 1/4πr², और Q ε0 इधर रह जाएगा। एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, सारा का सारा आवेश कहाँ पे है? पृष्ठ पे है, तो सिग्मा = क्या हो जाएगा? Q अपॉन A हो जाएगा, राइट। तो Q अपॉन A हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A तो ये रहा भैया, Q ये रहा, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? सिग्मा अपॉन ε0। ये लीजिए, ये तो आया था फॉर्मूला। जब भी हमारे पास कोई एक आवेशित चालक होता है उसकी सतह पे बनने वाला विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? सिग्मा अपॉन ε0 होता है। ठीक है, ओके। तो P बिंदु पर बनने वाला विद्युत क्षेत्र का मान तो कितना है? E = सिग्मा अपॉन ε0। तो मैं लिखता हूं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान EP = सिग्मा अपॉन ε0, इक्वेशन नंबर 1। आप लिख लेना ऐसे, गोलीय चालक की वजह से बिंदु P पर बनने वाला विद्युत क्षेत्र का मान EP = सिग्मा अपॉन है।
इसी प्रकार से Q बिंदु पर बनने वाला विद्युत क्षेत्र का मान बता देता हूं, ई क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत? मान लेते हैं P बिंदु पे जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र का मान है वो किन्हीं दो की वजह से बन रहा है। कोई दो अल्पांश हैं उनकी वजह से बन रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, ये जो गोलीय चालक है इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। इसकी सतह के एक टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक का, इसको भाग को नाम दे देता हूं ए बी, और दूसरा जो बच गया शेष उसको ए सी बी नाम दे देते हैं। ए बी की वजह से यहां पे जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है बता देते हैं कि E1 बन रहा है। कितना? ए बी भाग, दो भाग लिए मैंने, ए बी भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कितना माना अपन ने? E1। ठीक है। इसी प्रकार से जो शेष ए सी बी भाग है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसको अपन ने डिनोट कर दिया E2 से। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो P बिंदु पर जो EP विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो दो की वजह से बन रहा है, दो भागों की वजह से बन रहा है। एक तो AB भाग की वजह से, एक ACB भाग की वजह से। तो AB भाग की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की ओर ही तो होगी। अरे पॉजिटिव आवेश ऐसे कोई मान लीजिए ऐसे पॉजिटिव आवेश फैला हुआ है और यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो ऊपर की ओर ही तो आएगी। और इसी प्रकार से नीचे वाला भाग है उसकी वजह से भी कहाँ आएगी? ऊपर की ओर ही। तो E1 और E2 दोनों ही P बिंदु पर एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में जब दो सदिश होते हैं तो वहां पे क्या कर देते हैं? सदिश योगफल करते हैं तो सीधा सीधा योग कर देते हैं। विपरीत में होते हैं तो वहां पे क्या कर देते हैं? घटा देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से आप Q बिंदु पे देखें तो Q बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी ए बी भाग की वजह से क्या होगा? ए बी भाग पॉजिटिव, इसकी वजह से तो ये, इसकी वैल्यू कितनी? E1। और जो ACB भाग है उसकी वजह से ऊपर की ओर, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है तो घट जाए। तो डिफाइन करते हैं कि जो EP है, जो EP विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो इन दो की वजह से बन रहा है। दो की वजह से बन रहा है तो EP इज इक्वल टू कितना हुआ? E1 प्लस E2। EP की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू आ रखी है वो किस किस की वजह से बन रहा है? E1 और E2 दोनों की वजह से, मतलब इन दोनों का मतलब दो भागों में बांट लिया। ठीक है। अब Q बिंदु पे ज्ञात करते हैं। तो Q बिंदु पे कितना होगा? EQ इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है। आपको पता है EQ का मान तो कितना आया था? 0 आया था। तो 0 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? E1 इज इक्वल टू E2, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। E1 का मान है वो E2 के बराबर है। तो आप कहने का मतलब ये हुआ, इसी कारण के वजह से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है अंदर की ओर वो 0 हो जाता है। आप किसी भी बिंदु पे देखें, चालक के जो चालक गोला है उसके अंदर कहीं पे भी देखेंगे विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। उसका रीजन देखिए, यदि मेरे पास चालक गोला ऐसा है, आप इस बिंदु पे देखना चाहते हैं तो देखिए ये वाला जो आवेश होगा उसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये, इस वाले की वजह से 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 ये डायरेक्शन है। यहां वाले जो आवेश होंगे दूसरे वो ऐसे एक दूसरे ये विपरीत जा रहे हैं ऐसे। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना। लेकिन आप कहेंगे सर नीचे वाले ज्यादा हैं। अरे तो नीचे वाले ज्यादा हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा बच्चों? इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक यदि आपके पास ये वाला जो बिंदु है इस वाले भाग के पास में है तो यहां पे आवेश कम है लेकिन दूरी भी तो कम है। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उतना ही बनेगा जितना ये आवेश दूर की वजह से, जितना मतलब इसके पास आवेश ज्यादा है तो दूरी ज्यादा है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र थोड़ा कम हो जाएगा, तो उतना ही बनेगा। ठीक है। आप बीचों बीच देखेंगे, बीच वाले पॉइंट पे देखेंगे तब भी वैल्यू उतनी आएगी। या आधा भाग इस साइड में बनाएगा, आधा वाला भाग इधर बनाएगा। यदि नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला भाग ज्यादातर इधर बनाएगा और ये कम वाला इधर बनाएगा, लेकिन इस कम भाग की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और वो उसी के बराबर होगा जितना वो ज्यादा की वजह से होगा। ठीक है। तो पक्का याद रखिए विद्युत क्षेत्र का मान चालकों के अंदर 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आवेश होता है वो सतह पे होता है और वो सतह पे आवेश अंदर की ओर एक दूसरे पे बल लगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, उसकी वजह से वो कैंसिल हो जाता है वहां पे और वैल्यू 0 प्राप्त होती है। ठीक है। ओके। एक ही दिशा में होता तो कुछ ना कुछ आवेश पक्का होता है। अब बात करते हैं अर्ध आवेशित गोला है। एक आपको ऐसे बताता हूं, अर्ध आवेशित गोला है ऐसे, ये लीजिए। अब चार्ज 0 होगा क्या इसके सेंटर पे? ना, अब 0 नहीं होगा। यदि पूरा गोला है तब 0 होगा। पूरा था तब 0 क्यों था?
ये हमारे पास ये वाला भाग भी था, तो इसकी वजह से नीचे की ओर बन रहा था सेंटर पे, और इस वाले आधे की वजह से ऊपर की ओर। अब ऊपर वाला है ही नहीं तो ये बन ही नहीं रहा है, तो बस केवल ये बन रहा है। ठीक है, यदि इसमें नेगेटिव हो, यदि आधा नेगेटिव हो आधा पॉजिटिव हो, तब क्या होगा? नेगेटिव की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो डायरेक्शन यही होगी अंदर का, और पॉजिटिव की वजह से तब कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। यदि बीच में आप कोई चालक पदार्थ डाल देते हैं और आधे को आप नेगेटिव आवेश आधे को पॉजिटिव आवेश दे देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होता। पक्का याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का मान चालक गोले के अंदर तभी जीरो होता है जब उस पर एक समान प्रकृति का आवेश होता है। यदि आप आधे को एक समान प्रकृति और आधे को दूसरी प्रकृति का आवेश दे देते हैं तब जीरो नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ओके, तो E1 इज इक्वल टू हमारे पास प्राप्त हुआ A2। तो समीकरण 3 और 4 से यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू आ रखी हैं। तो आप यहाँ पे या तो इस फॉर्मूले के अंदर E1 कर दो या E2 कर दो, तो चलो दोनों ही कर देता हूँ। तो E1 प्लस E1 कर दिया, या E2 प्लस E2 कर दो। वो किसके बराबर आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2E1, या आप 2E2 कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो E1 और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 या E2 हो जाएगा। ये 2 है वो नीचे चला जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि ये 4 कर देते हैं कि सर 2 ही आ गया, अरे याम में चल रहा है। ठीक है, ओके, तो E1 और E2 के मान आ गए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गए। यह आ गया इक्वेशन नंबर 5। इस E1 की मतलब ये जो AB भाग है उसकी वजह से जो E1 विद्युत क्षेत्र बनेगा उसका मान, और ये ACB भाग है उसकी वजह से भी जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसका मान भी आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो AB भाग है, ये वाला, ये जो AB भाग है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? मान लेता हूं कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा, और इसका जो एरिया है वो है dA, और इस पे जो उपस्थित आवेश है वो कितना है? dQ। माना AB भाग का एरिया dA और उस पे आवेश उपस्थित कितना है? dQ। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू dQ अपॉन dA। यही तो फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये लो सर, ये हो जाएगा dQ इज इक्वल टू सिग्मा dA। ये ले, ये अपन ने निकाल लिया, किसकी वैल्यू निकाल ली? dQ का मान निकाल लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 6, मेरे को बल ज्ञात करना है। किस पे ज्ञात करना है? AB भाग पे। AB भाग पे बल कौन लगाएगा? ये जो शेष भाग है ना ACB, ये लगाएगा। कैसे लगाएगा? क्योंकि ये ACB भाग क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये अपना कुछ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस AB भाग पे बल लगाएगा। उसका मान ज्ञात करेंगे, F का मान। फॉर्मूला कहां से आएगा? अरे जो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र जब पढ़ना स्टार्ट किया था तब फॉर्मूला आया था। कौन सा? E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये तो आया था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये कौन होता है यहाँ पे? जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है उसके विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। Q नोट कौन होता है? जिसको लेके आते हैं परीक्षण आवेश। और F कौन होता है? जिस पे बल लगता है Q परीक्षण आवेश पे, वो होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q नोट ही। ये लीजिए, ये बल का मान किस पे ज्ञात किया? जिसको लेके आए हैं। तो किस पे ज्ञात कर रहे हैं आप? AB भाग पे, इस पे। तो आवेश किसका आएगा? इस भाग का आएगा। तो बल का मान निकालता हूं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? DQ। Q नोट की जगह कौन आएगा? DQ, क्योंकि किस पे ज्ञात कर रहे हैं आप? यहाँ पे DQ। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E2 है। तो ये लीजिए E2। ये DQ थोड़ा छोटा है तो मैं इसको भी DF लिख देता हूँ, छोटा छोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी छोटा। तो ये लीजिए इक्वेशन नंबर 7। अब 7 के अंदर किस किस का मान चाहिए? सर DQ का मान चाहिए, और ये लो सर ये रहा। E2 का चाहिए सर, ये रहा E2 का। दोनों मान रख दीजिए। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? DQ का मान ये रहा सिग्मा dA, E2 का मान ये रहा सिग्मा। ठीक है, तो DF इज इक्वल टू सिग्मा रे, ये लीजिए, ये आ गई, F की वैल्यू आ गई। इस वाले अल्पांश पे लगने वाले बल का मान आ गया DF इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DA। यदि पूरे पृष्ठ पे ज्ञात करना चाहते हैं, ये जो पूरा जो गोलीय पृष्ठ है उस पे ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या क्या करेंगे? ये लो सर, ये करेंगे हम, तो समाकलन कर देंगे। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DA। ये लीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। आप इस फॉर्मूले को आगे और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
देखिए फॉर्मूला आया था हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू कौन होता है फिर, एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो ये जो फॉर्मूला रखा है डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए, आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो कैसे है, ऐसे सिग्मा इज इक्वल टू कौन, ये तो इसकी जगह रखिए कौन, हम बोल रहे 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए, तो डी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कट रहा है ना गुरुजी, ये कट रहा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी ए, ये आ गया, ये फॉर्मूला ये आ गया। पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो वापस से वही समाकलन का साइन लगा देना और डी एफ को एफ कर देना। ओके, आप आगे थोड़ा सा और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो सिग्मा नोड ई, सॉरी एप्सिलॉन नोड ई, एप्सिलॉन नोड ये रहा, ई भी ये रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। मतलब डी एफ इज इक्वल टू 1/2, इसको सिग्मा लिखा जा सकता है, फिर एक ई बच जाएगा, उसको लिखो, तो ये आ गया डी एफ के मान। तो डी एफ के हमारे पास ये 3 फॉर्मूले आ रखे हैं, बल्कि तो जब आपके पास सिग्मा और एप्सिलॉन नोड की वैल्यू दे रखी हो तब तो ये वाला लगा दें, और जब हमारे पास ये वाले दे रखे हैं, एप्सिलॉन नोड ई की दे रखी है, सिग्मा ई की दे रखी है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाले फॉर्मूले लगा दें। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, ये बल तो अपन ने ज्ञात कर लिया कि जो आवेशी चालक सतह होगी उस पर बल कितना लगेगा, किस वजह से लग रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अंदर की ओर 0 क्यों हो रहा है, बल की डायरेक्शन क्या होगी, वो सारी चीजें अपन बातचीत कर चुके हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं विद्युत दाब की बात करते हैं। विद्युत दाब क्या होता है, अरे इन जो आवेशों की वजह से जो दाब उत्पन्न होता है उसको बोल दिया जाता है विद्युत दाब बोल दिया जाता है। जब भी अपन किसी चालक को आवेश देते हैं तो उन आवेशों की वजह से उसकी सतह पर जो दाब उत्पन्न होता है उसे विद्युत दाब कहते हैं। तो उस दाब की वैल्यू कितनी होगी, दाब के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, 11th क्लास या काफी पहले भी आपने पढ़ा P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कह देते हैं, दाब कह देते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, डी एफ अपॉन डी ए। डी एफ के कौन से फॉर्मूले रखो, कोई सा भी रखो, सब में डी ए हटा दो और ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके हो जाएंगे फिर, एक तो ये हो गया, एक हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक हो जाएगा 1/2 सिग्मा ई। ये लीजिए, ये 3 फॉर्मूले किसके आ गए, दाब के फॉर्मूले आ गए। इसे बोला जाता है विद्युत दाब कहते हैं इसे। ठीक है, ओके, ये अपना डेरिवेशन है कंप्लीट हुआ कि आवेशी चालक की सतह पे बल का मान कितना होता है। लेकिन आप ध्यान से एक बात को देखिए, जब मैंने E2 का मान निकाला था तो E2 का मान कितना आया था, E1 या E2 का जो मान निकाला था वो कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, और पूरे की वजह से आया था वो जो EP बिंदु पर वो कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखो आप ध्यान से, जब अपन ने परत के लिए मान निकाला था तो याद आया, परत के लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था वो कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। मतलब आप या तो इस वाले भाग की वजह से निकालते हैं वैल्यू या इस वाले भाग की वजह से। तो किसी चालक गोले का कोई एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, आप एक अल्पांश लेते हैं, तो वो जो पार्ट होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, परत की भांति व्यवहार करता है। इसी वजह से ये फॉर्मूला है E1 और E2 के मान। ठीक है, और पूरा जो चालक गोला होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, एक पट्टिका की वजह से, इसीलिए पट्टिका वाला जो फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, और वैसे आज देख भी सकते हैं, जैसे ये चालक गोला है, किसी ने धड़ धड़ पीट के इसको कैसा कर दिया, ऐसे चिपटा दिया, तो ये क्या बन गई, पट्टिका बन गई है ना ऐसे। तो ऐसा तो है नहीं कि इसका ये जो आवेश है वो कहीं वितरित हो गया, तो यहाँ पे ये जो आवेश जितनी सतह पे फैला हुआ था उसी के हिसाब से हमने इसको फैला दिया, तो यहाँ पे जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र है वो भी तो उतना ही होना चाहिए, वो तो उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पट्टिका होती है वो किस की भांति होती है, एक तरह से चालक गोले की भांति, और उसका जो एक छोटा सा भाग की बात करते हैं तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, एक परत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये हुई क्लास कंप्लीट। तो इस वाले टॉपिक के अंदर आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता है, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन हो जाती है विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, और कहाँ नहीं 0 होता है, किसी एक गोले के अंदर होता भी नहीं है जिसके अंदर आधा नेगेटिव और आधा पॉजिटिव हो, वहां पे नहीं होता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे जो बल की डायरेक्शन होगी वो किस ओर होगी वो भी अपन देख चुके हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के कोई जो भी आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसके एकांक आयतन में कितनी एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो स्टार्ट वो होगी अपनी लास्ट क्लास। ठीक है, ओके, बाय बाय।